है, बड़ा जरूरी है कि इस चैप्टर का भी पैटर्न, यानी चैप्टर में क्या पढ़ाया गया, फिर क्या पढ़ाया गया, फिर क्या पढ़ाया गया, ये किसी भी टाइम आपके जहन से लूज ना हो, क्योंकि अगर आप वो लूज कर जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल सबने देखा हुआ है। यस सर। जी पीरियोडिक टेबल जब आप जी सर। देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल का लेआउट आपको कुछ इस तरह से मिला कर नजर आता था। पीरियोडिक टेबल जब भी आपने देखा होगा तो उसका जो लेआउट है पीरियोडिक टेबल का वो कुछ इस तरह का हुआ करता था कि भाई ठीक है, इस तरह का लेआउट हुआ करता था, जिसमें यहां पर जो एलिमेंट्स थे ये कहलाते थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहलाते थे? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। ये वाले एलिमेंट्स जो थे ये क्या P कहलाते block. थे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहां पर जो सेंटर में वैरायटी आ रही थी D block. ये कहलाते थे डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। अब फाइनली इट्स Sir, टाइम। finally, सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा finally it's time. O level से suspense में है. हाँ जी, क्योंकि ओ लेवल्स में भी जब आपने ट्रांजिशन मेटल पढ़ा था तो बस आपने इसकी बेसिक सी 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं बस, और उसकी किसी की भी रीजनिंग आपने नहीं पढ़ी थी। और हो सकता है वहां टीचर ने बोला होगा बेटा ये तो आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो नाउ इट इज द टाइम, वो आगे वाला टाइम आ गया है कि ट्रांजिशन मेटल्स आप पढ़ें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, मेरी बात से एग्री करो तो हाँ ना बोलना, तो ट्रांजिशन मेटल्स को ही डी ब्लॉक कहते हैं, यस और नो, या डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन कहते हैं? यस सर। Yes, sir. सबसे पहले हम डी ब्लॉक को डिफाइन कर लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई एलिमेंट डी ब्लॉक है या नहीं है, या एस ब्लॉक है या नहीं है, या पी ब्लॉक है या नहीं। ये ब्लॉक का अंदाजा हमें कैसे होता है मेरे बच्चे? बहुत सिंपल है। दोज एलिमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन आती है ना सबको करना, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। भाई नोट्स और पास पेपर सबके पास मौजूद होने चाहिए, कोशिश करें। बायोलॉजी केमिस्ट्री मुझे अलग अलग से बच्चे भेजते रहते हैं तो सर वो इस फला चैप्टर के भेज दें, फला चैप्टर के भेज दें। अरे भाई एक हार्ड कॉपी क्यों नहीं है तुम लोगों के पास? अगर नहीं वो है तो हसनैन को एड्रेस भेजो, वो घर भिजवा देगा अगर नहीं आकर ले सकते हो तो। लेकिन ये नोट्स और पास पेपर की ये एंड में जो है, अभी 2 दिन पहले हफ्सा मुझे कही जैसा नोट्स दे दें, तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं है भाई नोट्स? तो वो याद नहीं आ रहा था, हम तो आपको पता ही भुलक्कड़ है बेटा, उसको जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नोट्स की, और केमिस्ट्री के अंदर भी, रीजनिंग केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वैल्यू है नोट्स की। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर हम किसी एलिमेंट की क्या करें, अरे बोलो यार क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए? डी सबशेल में जाए, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन याद है ना सबको, स्कैंडियम की 21, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s 2s2 2p6 हमारा आ जाता है 3p6 और फिर आ जाएगा 3d 3d1 आ जाएगा, क्योंकि आप देखें ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 20, और उसके बाद ये 21st इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है ना, 21st इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो आपने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? 3 के डी में, डी सबशेल में गया, यस और नो? यस सर। वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाएगा उनको हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और आपको याद होगा ओ लेवल्स में, आप सॉरी एएस में आपने पढ़ा था डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? मिनिमम 1, मैक्सिमम 10 का मतलब है 21 पर D1 आ रहा है, तो 21 से अगर मैं कहां तक चला जाऊं? 30 तक चला जाऊं। 21 से कहां तक चला जाऊं? जिंक 30 तक चला जाऊं, तो 30 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2
3s2, 3p6, 4s2 4s2. 3d10, ये यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं ना तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं यहाँ से शुरू होते हैं, स्कैंडियम 21 से, फिर यहाँ पर जिंक 30 तक, उसके बाद यानी अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखें, इंट्रोडक्टरी बातें बता रहा हूँ, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाता है 3 सीरीज में। आपके सिलेबस में सिर्फ पहली सीरीज है, यानी इसको हम कहते हैं, ये वाली जो स्कैंडियम से जिंक तक है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद नीचे आ जाती है दूसरी सीरीज, यानी दूसरी हॉरिजॉन्टल सीरीज आ जाती है जो कि स्टार्ट होती है हीट्रियम से और कैडमियम तक जाती है, और फिर लारेंसियम से जो है वो मर्क्यूरी तक जाती है। तो ये 3 सीरीज है, हॉरिजॉन्टल सीरीज है, लेकिन आपको सिर्फ पहली वाली पढ़नी है, इसलिए आप टेंशन ना लें, यानी आपको 21 से 30 तक पूछा जाएगा। क्लियर है? लेकिन बात फिर वही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हम कॉन्फिगर करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? डी सबशेल में चला जाएगा, उनको हम डी ब्लॉक कहेंगे। तो स्कैंडियम से जिंक तक सारे क्या हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। लेकिन अब यहाँ पर अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। अब आप कहें सर डी ब्लॉक की तो ट्रांजिशन है, बिल्कुल ठीक है, इन जनरल तो हम यही कहते हैं कि डी ब्लॉक ही क्या है? ट्रांजिशन है। लेकिन मेरे बच्चे असल में ट्रांजिशन का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, और इसलिए समझना जरूरी है। और ट्रांजिशन यहीं से बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि वो जब पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं वो डी ब्लॉक बताकर आगे निकल जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजिशन के कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करने होते हैं तो वो बच्चों से हो ही नहीं रहे होते। तो इसलिए डे 1 पे ही हमें ट्रांजिशन मेटल समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन मेटल जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, और डी ब्लॉक और ट्रांजिशन कहां तक एक जैसे हैं और कहां डिफरेंट है। तो बेटा ट्रांजिशन की डेफिनेशन है, डी ब्लॉक कैसे है? सिंपल है, जिसमें डी सबशेल में कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात करने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा? डेफिनेशन देखिएगा, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है, थोड़ी थोड़ी करके समझ में आ जाएगी। दोज एलिमेंट्स, लिसन वेरी केयरफुल, राइट करना है इसको। दोज एलिमेंट्स which form at least one stable ion with partially filled d subshell are called। अच्छा, इसकी लॉजिक बिल्कुल चैप्टर के आखिर में समझ में आएगी, लेकिन मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पॉइंट याद रहेगा तो चैप्टर के आखिर में कनेक्ट करूंगा ट्रांजिशन को ट्रांजिशन कहते क्यों। खैर, आर पार्शियली फिल्ड डी सबशेल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन आपने लिखी है, ये उतनी सिंपल नहीं है जितनी पहले वाली थी। क्या लिखा है बेटा? अभी बताता हूं आपको, अभी समझाता भी हूं आपको कि बेटा वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा जो कम से कम एक ऐसा स्टेबल आयन बनाता हो, कम से कम एक ऐसा स्टेबल आयन बनाता हो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में डी सबशेल क्या हो? पार्शियली फिल्ड हो। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? अभी बताया था, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 1 से लेकर 10 तक। तो डी जब 10 हो जाता है, डी जब 10 हो जाता है तो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब पार्शियली फिल्ड हम इसे कब से कब तक कहेंगे? D1 से D5 तक। ना पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड थोड़ी कह रहा हूं, इनकम्प्लीट। D1 से 9 का मतलब क्या है? कि वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, D1 से 9 का जो रेंज है ना, हम उसको कहेंगे पार्शियली फिल्ड, कि मुकम्मल नहीं भरा हुआ, इनकम्प्लीट भरा हुआ। ठीक है, और D10 पे क्या कह देंगे? कंप्लीट हो गया। D10 पे क्या कह देंगे बेटा? कंप्लीट हो गया। और इसी तरह अगर D0 होगा तब भी हम कहेंगे कि भाई तो D खाली है, एम्प्टी है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको कहेंगे? एक ऐसा एलिमेंट जो कम से कम एक ऐसा आयन बनाता हो जिसके अंदर डी इनकम्प्लीट हो, यानी D1 से 9 के दरमियान हो। स्टेबल आयन की कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। अब इसको और बेहतर तरीके से समझा सकूंगा मैं। पहले जल्दी से क्या करें आप लोग, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन कर लें, और ये ज्यादा शॉर्टकट में करना, बल्कि मैं साथ ही कर लेता हूं। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। तो अगर हम जाते हैं तो आपको पता है जो फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं आर्गॉन से जाहिर कर रहा हूं। आर्गॉन इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फिर आ जाएगा 4s2 और 3d1। ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए ना ओ लेवल्स में और एस में, कि भाई आपने बजाय इसके कि 18 इलेक्ट्रॉन पूरे, आपने 21 के लिए फर्स्ट 18 के इक्विवेलेंट क्या ले लिया? आर्गॉन ले लिया, और उसके बाद 19 4s2 आ जाता है, फिर 3d1। उसके बाद 22 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 22 3d2
24, 25, 26, 27, 28 और 29 इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है, ठीक है ना। तो जरा जल्दी जल्दी देखते हैं और कुछ रिकॉल भी करेंगे, एएस की यादें भी ताज़ा होंगी इसमें थोड़ी सी। तो बेटा बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। 22 के नीचे लिखा हूं, क्या लिखेंगे बोलते जाओ ना यार। आर्गन, फिर 4s2 3d2 इसकी क्या होगी? 4s2 3d3 3D, argon 4s2 3d 24 की क्या होगी? 3d3 आर्गन 3d4 argon 4s2 3d4 4s2 3D, गलत जवाब 5। 4s1 3D5। याद कीजिएगा एएस में पढ़ा था आपने हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। 3d4 जी सर। 3d4 अनस्टेबल होता है ना इसलिए। आपको क्या बताया गया था कि अगर एटम को मौका मिलता है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, एटम को मौका मिलता है तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है, और 24 और 29 में हमें ये अरेंजमेंट नजर आती है। तो अगर आपने वो लिख दी जो आप पहले बोल रहे थे वो गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 4s1 3D5 होता है ये। यानी अगर आप पहले लिखते तो 4s2, असल में इसका लॉजिक क्या था? 4s2 3D4 होता है, s से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है जिससे ये 5 हो जाता है और ये 1 हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी एएस में पढ़ा था, अभी रूल में नहीं जाएंगे। रूल क्या था कि जब हाफ फील्ड होता है या कंप्लीटली फील्ड होता है ज्यादा स्टेबल होता है। तो बहरहाल यहाँ पर 24 और 29 के अंदर यानी कॉपर और क्रोमियम के अंदर हमें ये चीज नजर आती है, ठीक है। 25 की क्या होगी? यस सर। याद आ गया सबको? 4s2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 3D। जी सर। 4s2 3D5। 5। तो एक है 4s1 3D5 और दूसरा है 4s2 3D5। उसके बाद क्या आ जाएगा आर्गन? 26 पे यस प्लीज। 4s2 यानी कि 20, उसके बाद 3D6, फिर क्या हो जाएगा आर्गन? बोलो भाई। 4s2 3D7। क्लियर है आर्गन? अरे भाई टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं। 3D यस सर। जी लिख रहे हैं 8 29 पे क्या होता है? 4s फिर से 1 और 3D10। 3d8 10 9 because 9 is अरेंजमेंट हो जाती है unstable. स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और उसके बाद जिंक पे क्या हो जाएगा आर्गन? जोया तुम्हारी मलकुल मौत रूह निकाल के ले गया है क्या? 3D10। नहीं सर। यस और नो? यही कॉन्फ़िगरेशन होती है सबकी। इसमें दो एक्सेप्शनल जी सर। कॉन्फ़िगरेशन करें, सारी कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड हो रही है? डी सेप्शल पे हो रही है, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ये सारे डी ब्लॉक तो हैं, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहलाएंगे, लेकिन ट्रांजिशन सिर्फ वही कहलाएंगे जो एक कम से कम एक ऐसा आइन बनाते हो जिसका डी 1 से 9 हो, यानी पार्शियली फिल्ड हो। क्लियर है? जी सर। अब मेरे जी सर। इस सवाल को हम पहले ही हल कर लेते हैं। सवाल आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है? तवज्जो सुनिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वाई, इसमें सारे एक जगह लिख देता हूं, स्कैंडियम 3+ आइन, ये बल्कि इसको स्कैंडियम एंड जिंक, जो पहला और आखिरी था, वाई स्कैंडियम एंड जिंक आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इससे आइडिया समझना है बस तुम्हें। इसी सवाल को कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे अब यहां पर सवाल से हमें पता चल गया, इंफॉर्मेशन हिडन है कि स्कैंडियम और जिंक जो पहला और आखिरी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक तो है लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है ना। तो जब ट्रांजिशन नहीं है तो स्कैंडियम और जिंक में ट्रांजिशन वाली कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, ट्रांजिशन वाली कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। वो डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझाने लगा हूं। क्या इससे तुम्हें ये पता चल गया कि स्कैंडियम और जिंक ट्रांजिशन नहीं है? ये तो एग्जामिनर ने बता दिया ना, उसने रीजन पूछा है क्यों नहीं है, ठीक है। तो डी ब्लॉक तो है। क्यों है डी ब्लॉक भाई? उसका रीजन तो पता है कि आपको स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कहां एंड हो रही है? अरे बोलो ना आर्गन डी ब्लॉक 4s2 1 में। तो और जिंक का क्या हो रहा है? जिंक में भी ऐसी है कि आर्गन argon 4 तो ये डी ब्लॉक तो है, बता दिया क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सेक्शन में। ये वो क्यों नहीं है, ट्रांजिशन क्यों नहीं? आए समझते हैं मेरे बच्चे। स्कैंडियम जो आइन बनाता है ना वो एक ही आइन बनाता है। कौन सा? अब चूंकि स्कैंडियम एग्जाम बुक में है तो आपको याद रखना है 3+ आइन। कौन सा आइन बनाता है? 3+ आइन। एक ही आइन बनाता है विच इज 3+ आइन, ठीक है। अब जरा समझिएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3+ आइन की। जब 3+ आइन का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होंगे? 4s से, बिकॉज ये चौथा शेल है। 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से लूज होंगे और 1 यहां से लूज होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। स्कैंडियम आइन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 4s 0 और 3d भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? जो 0 आइन बनाया क्या उसमें डी में पार्शियली फिल्ड स्टेट पूरी हो रही है? ट्रांजिशन की डेफिनेशन अभी मंजन बेच क्या है कि जिसके कम से कम एक आइन भी ऐसा बन जाए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट मल्टीपल आइन बनाते हैं। नंबर 1 स्कैंडियम सिर्फ यही एक आइन बनाता है।
ठीक है। और उसमें जब हम डेफिनेशन को देखते हैं तो इसमें हमें जो आयन की कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है उसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर वो पार्शियली फिल्ड होने की तो कहानी खत्म ही हो गई। जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये उस कंडीशन को डेफिनेशन को सेटिस्फाई, अरे बोलो ना यार, नहीं 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 कर रहा। नहीं कर रहा। जिंक में जिंक भी एक ही आयन बनाता है विच इज जिंक 2+ आयन। अब जरा तो जिंक 2+ का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, चौथे शेल से पहले निकलेंगे ना। अबे हाँ ना बोलो। जी सर। जी सर। मुश्किल लग रहा है आसान लग रहा है ये अभी तक? आसान है। क्या बात। 4s0 से निकल बस ठीक। क्या रह गया 10। जब 3D में 10 है 3D क्या ये पार्शियली फील्ड स्टेट को पूरा कर रहा है कंडीशन को? completely filled है ये। कंप्लीट कंप्लीटली फील्ड है। जबकि डेफिनेशन हम बोल क्या रहे हैं ना, समझ लो इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि एटलीस्ट जो है जी सर। ठीक है, क्लियर हो गई। तो आपको समझ में आ गया कि व्हाई दे आर नॉट, दे आर डी ब्लॉक बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? यस सर। जी जी सर। नहीं कर रहा, आप बताओ। जी They should at least form one stable ion with partially filled D subshell configuration, which they are not forming. Therefore, they are not transition elements. अच्छा, अगला सवाल। अब जब ट्रांजिशन Yes, sir. नहीं, ट्रांजिशन वाली कोई प्रॉपर्टी भी आयशा खिलजी नहीं आ रही बात समझ में? मन्हा, अभी जी सर आ रही है। ईमान फातिमा, जी सर आ रही है। ईमान फातिमा कहाँ गई? ईमान फातिमा लो भाई, ड्रॉप हो गई। ओह सर 1 मिनट ऊपर करिएगा, मैं वो देखनी कॉन्फ़िगरेशन। सर ये 3D10 2 दफा क्यों लिखा हुआ है? ये देखो नींद। अब तुम जाओ अपनी अम्मी से पूछो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने आ जाती है। अरे अभी पूरा समझा कर आ रहा हूँ। अरे 2 दफा क्यों? सर आप इतनी तेजी से लिख रहे थे, समझा भी रहे थे, तो मैं लिख रही थी एक्चुअली। छोड़ो मड़ा, ये एएस की चीजें हैं जो तुम्हें मेरा एहसान मानो, मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ। अरे भाई 29 पे हाफ फील्ड कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल रूल अप्लाई होता है ना, कि वो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो असल में तो आएगी 4s2 और 3d9। ओ ठीक है, समझ आ गई। ठीक है अब हम भी करेंगे। छड़ी लोग आते हैं हमारी क्लास में लगता है। अच्छा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये कहता है कि वाई कॉपर, 1 मिनट भाई होल्ड करो, कॉल आई है, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। वालेकुम सलाम जी। अम्मा खैरियत? हमारी आवाज तुम्हारी नहीं आ रही यार, बहुत कट रही है। क्या कह रहे हैं? ऑडियो मैसेज करने यार। अच्छा बेटा, क्या कहते हैं? वाई कॉपर +1 आयन, नहीं, वाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। देखो जो मुश्किल चैप्टर है ना तुम्हारे A2 के, इंशाल्लाह तुम देखोगे कि अगर तुमने ढंग से पढ़े ना मेरे साथ, तुम बोलोगे सर ये मुश्किल तो थे ही नहीं, आप खामा खामे मुश्किल बोल रहे थे। ये चैप्टर मक्खन मलाई हो जाएंगे। बस पढ़ना से शर्त है, तवज्जो से। ऐसे नहीं जैसे मना पढ़ रही है, वो आधी बात सुन रही है, आधी बात लिख रही है, आधी बात बोल रही है, ऐसे नहीं। कंसंट्रेशन चाहिए। जी सर। यार मेरी क्लास अभी चल रही है अहमद, और ये क्लास तकरीबन 10-20 मिनट और चलेगी। उसके बाद फिर अब्बा को खाना देना है मैंने, और उसके बाद फिर मैं अगर हिम्मत बची तो हॉस्पिटल जाऊंगा। तो अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है। दूसरा ये फैमिली सारी गई हुई है हॉस्पिटल। फिर ये है कि अभी देखना पड़ेगा कितने लोग गए हैं, वो मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि वापसी ये लोग सारे मेरे साथ आएंगे अगर मैं गया लेने के लिए। तो ये सीन ठीक है। तो अगर 3-4 लोग गए हैं तो फिर तुम गाड़ी में एडजस्ट करके वापसी में आ जाएंगे। लेकिन अगर ज्यादा लोग गए तो अभी बताता हूँ, मैं क्लास से फारिग हो जाऊं पहले, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात करें। हाँ हेलो। तो क्या कहते हैं बेटा? वाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट फॉर्म्स कॉपर +1 आयन। ठीक है जी। अब सवाल क्या कहता है कि कॉपर क्यों एक ट्रांजिशन मेटल है जबकि ये कॉपर +1 आयन बनाता है? जरा देखिएगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, प्रोटॉन नंबर क्या होता है? 29। क्या नंबर होता है बेटा? 29। जरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 29 की करें पहले। तो क्या बनती है अभी बताया था मैंने? 4s1 और 3d10 है ना? 29। अब जब कॉपर +1 आयन बनाएगा, जरा बताइएगा, कॉमन सेंस लगाइए। कॉपर +1 आयन बना रहा है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? 4s0 और 3d10। तो अगर आप कॉपर
1 आयन की कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो क्या ये ट्रांजिशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है अफसा? No, 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 sir. नहीं कर no, रहा sir. क्योंकि इसका डी कंप्लीट है और एस 0 है। Partially filled. Yes, sir. नहीं हो रहा ना, पार्शियली फिल्ड कहाँ है? 10 है ना, पूरा कंप्लीट हो गया ये, जबकि पार्शियली फिल्ड वाली स्टेट तो आ ही नहीं रही। तो हम एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि इसमें भी तो वही चीज हो रही है जो किसमें हो रही थी, जिंक में हो रही थी, लेकिन इसको ट्रांजिशन कह रहे हैं, इसको ट्रांजिशन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा अब इसका जवाब देंगे। तो कॉपर असल में, जिंक सिर्फ एक ही आयन बनाता है जो कि जिंक 2+ वाला, लेकिन कॉपर में हमें पता है कि कॉपर +1 तो बनाता है, लेकिन कॉपर +1 के साथ कॉपर +2 आयन भी बनाता है। और अगर आप +2 आयन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर क्या होगा बताइए? 4s0 3d9. आर्गन 4s0 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा? जब 3D9. 9 हो जाएगा। तो जब 9 हो जाएगा तो क्या डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. में हमने ये तो नहीं कहा कि सारे आयन्स ही ऐसे होने चाहिए, हमने क्या लिखा था? The elements which form at least one stable ion with partially, जो एक भी स्टेबल आयन बना लेगा तो वो ट्रांजिशन कहलाएगा। यस और नो? क्योंकि उसमें ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। Yes, sir. समझ आ गई ना बात? तो हम क्या कहेंगे कि why copper transition? क्योंकि आप कहेंगे copper 1+ ion is not satisfying the condition, definition or statement for transition elements, but copper also forms copper 2+ ion where it contains partially filled D subshell which satisfy the definition of transition element. Therefore, copper, in spite of forming copper +1, due to fact it also forms copper 2, it is a transition element. Clear? Yes. सर तो 3D9 तो अनस्टेबल है, तो ये कैसे मतलब Cu2+ आयन यहाँ बनाएगा? पर ये सवाल नहीं है ना बेटा कि स्टेबल है क्या अनस्टेबल। देखो यहाँ देखो, वैसे तो 3D4 भी अनस्टेबल है, समझो 3D3 भी अनस्टेबल है, 3D2 भी अनस्टेबल है, लेकिन कोई और चॉइस नहीं है ना यहाँ पर। पहले क्या होता, जब 3D9 था और S में 2, यहाँ पर S में 2 थे और 3D9 होता है शुरू में, तो S ने इसको स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक दे दिया, जिससे कॉन्फ़िगरेशन ने कहा चेंज होकर क्या हो गई थी 3D4S1 और 3D10। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आई तो लूज कर देंगे। अब एस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहां से लेगा? तो यही अनस्टेबल होगा, बिल्कुल होगा, जब भी तो बॉन्डिंग करेगा स्टेबल होने के लिए। यहाँ पर देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में हम जो बात कह रहे हैं क्या वो सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकते। 3D6 3D7 ये सारे भी तो अनस्टेबल हैं, लेकिन जब कोई और स्टेबिलिटी नहीं होती तो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, इसी तरह ये भी करेगा, कोई मसला? नो सर। ईमानदारी से इस खूबसूरती से मैं काम कर रहा हूँ, तुमने किसी ने भी इसको अपनी कॉपी में इस खूबसूरती से काम किया, इतनी सफाई से, ऐसा लग रहा है मैं स्टूडेंट हूँ। सर बिल्कुल, आप कह रहे थे मैंने पढ़ नहीं रही, मैं आपको पिक्चर भेज दी हूँ। Hey, sir. अच्छा चलो बेटा, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है और ट्रांजिशन और डी ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। ओहो, अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की। हाँ भाई, कुछ याद है ओ लेवल से क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं? दे शो Variable oxidation state. वेरी गुड, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यस और नो? हियर यस सर। दे Yes, sir. कलर्ड कंपाउंड। Compound. याद आ रहा है? ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है। High Yes, melting sir. boiling point. They have very good high melting and boiling point, or they are frequently used as catalyst. Conductors. catalyst. ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हुआ करती थी जो तुमने ओ लेवल्स में पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ी थी। अब मजे की बात क्या है कि इस चैप्टर में हर एक प्रॉपर्टी को तुम डिटेल में पढ़ोगे, हर एक प्रॉपर्टी को उसके रीजनिंग के साथ डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है जी, एक एक करके। यहां तक सबको समझ में आ गई? जी सर। जी सर। Yes, sir. ओहो
चले मेरे बच्चे, मैं पहले इस प्रॉपर्टी में से इस वाली प्रॉपर्टी को समझा रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी को, उसके बाद फिर बाकी प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले दरमियान में कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और भी है जो नई है तुम्हारे लिए, दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ये ओ लेवल में नहीं पढ़ाया जाता था, दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ये इंशाल्लाह ये भी डिटेल में आएगा कि क्या मतलब है इसका। तो अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात कर लेते हैं, बिकॉज पहली प्रॉपर्टी के आपके सामने हेडिंग लगा देता हूं मैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में अनलाइक अदर एलिमेंट्स आप क्या देखते हैं कि एक एक एलिमेंट कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हैं तो काफी ज्यादा उसमें क्या नजर आती है, अरे बोलते क्यों नहीं, वैरायटी। Variability. क्या हुआ, कोई सवाल पूछ रहे हो? नहीं सर। ठीक है जी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पहला जानने की जरूरत है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें होती है या नहीं होती। तो बिल्कुल होती है, और इसका भी अगर मैं ट्रेंड तुम्हें बताऊं कि भाई क्यों होती है, बल्कि ऐसा कर लेते हैं, इसका पहले रीजन समझ लेते हैं कि वेरिएबिलिटी पैदा कैसे होती है। देखो मेरे बच्चे, अभी तुमने देखा था कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट तुम पढ़ रहे हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रही थी। ये आर्गन था, उसके बाद 4s2 था और 3d के अंदर 3D। 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन थे। यस और नो? यस सर। जी सर। Yes, sir. जब आप नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी अदर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपने केमिस्ट्री जो एएस में पढ़ी थी क्या पढ़ा था कि जब रिएक्शन होता है तो कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में? ओनली वैलेंस शेल। Valence. ओनली बैलेंस शेल। वैलेंस शेल, The valence. लास्ट शेल होता है। यस और नो आफरीन मेमन? यस सर। Sir. और अंदर वाले शेल पार्टिसिपेट नहीं करते। जबकि होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में वैलेंस शेल तो एक्टिव होता ही है, लेकिन वैलेंस शेल के अलावा जो इनर शेल का 3D है, भाई थर्ड शेल इनर हो गया ना, फोर्थ शेल अगर आउटर है तो थर्ड शेल इनर हो गया, तो थर्ड शेल का जो डी सब शेल है वो भी एक्टिव है। और क्या इसकी एक्टिविटी का रीजन क्या है? असल में देखो होता क्या है कि नॉर्मली जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जाइज होते हैं। तो जब रिएक्शन की बारी आती है तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 4s और 3d का जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम है। क्या मतलब? 4s सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d सबशेल जो कि कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 3d सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑलमोस्ट एनर्जी वाइज इक्वली एक्साइटेड होते हैं। क्या कहा मैंने, दोबारा समझना कि 4s और नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपने वैलेंस शेल से पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो एक्टिव और एक्साइटेड है ही है, लेकिन इनर शेल के जो डी सब शेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइटेड है और उनके एक्साइटमेंट जाहिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड है वो पार्टिसिपेट करेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 4s के इलेक्ट्रॉन्स और 3d के इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी का ज्यादा फर्क नहीं होता, तो हम कहते हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वली एक्साइटेड फॉर द रिएक्शन। तो अब डिपेंड करता है सामने से कौन सा एलिमेंट आ रहा है। सामने वाले एलिमेंट को देखकर कभी सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कभी सिर्फ 3d के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और कभी दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो पार्टिसिपेशन में डिफरेंस है ना, कि कभी सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी सिर्फ 3d के, अगले एलिमेंट पे डिपेंड करता है सामने वाला एलिमेंट कौन सा है, और कभी दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाती है बेटा? वैरायटी क्रिएट हो जाती है कि जब 4s के इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अलग वैरायटी आ जाएगी, ऑक्सीडेशन से डिफरेंट होगी। जब 3d से पार्टिसिपेशन होगी डिफरेंस होगी, जब दोनों से पार्टिसिपेशन होगी तो डिफरेंट होगी। तो जरा समझिएगा इसका टेक्निकल रीजन क्या है। नॉर्मली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और एनर्जाइज होते हैं, सिर्फ वही रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनर शेल्स कंप्लीट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में हम देख रहे हैं कि आउटर शेल भी के इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइटेड है क्योंकि वो अभी भर रहा है, और साथ ही इनर शेल का जो डी सब शेल है वो भी इनकम्प्लीट है, उसके इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड है, और दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है 4s और 3d का वो बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड 3d आर ऑलमोस्ट इक्वली एक्साइटेड फॉर द रिएक्शन, एंड समटाइम्स they participate with the electrons of 4s, sometimes they participate with the electron of 3d, and sometimes both. This gives transition elements variety in their oxidation states. Clear है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. रीजनिंग क्या है, समझ गए? रीजनिंग क्या है कि अगर मैं यहाँ पैराग्राफ में लिखूं कि इलेक्ट्रॉन्स सिंपल करके of 4s
and 3D are equally excited for reaction. Therefore, element participate with either 4s electrons or 3D or both. This gives variety in oxidation. जोया घाची बात समझ तो नहीं आ रही ना बेटा कुछ भी? मेरे सर आ रही है। तुम्हें जोया सब पढ़ा हुआ है, तुम्हें सब याद है या भूल गई थी और अभी तुम्हें याद आ रहा है, या अभी तुम्हें लग रहा है कि यार ये मुझे पहले भी कुछ सुना सुना था लेकिन अब बेहतर समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी कोई फीलिंग आ रही है या नहीं? जी सर, लाइक पहले इतना ही पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था पहले? आई लाइक लेक्चर्स ही सुने थे, लाइक क्योंकि मैंने फिर एएस शुरू कर लिया था ना। अब जरा समझते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड को समझते हैं। मेरे बच्चों तवज्जो से देखिएगा, स्कैंडियम से जिंक तक चले जाएं, जो पहली सीरीज है 21 से 30 तक, तो इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक एलिमेंट की, और वो है कॉपर। +1 सिर्फ कौन बनाता है? अरे बोलो यार, पूरी सीरीज में +1 कोई और एलिमेंट नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ कॉपर बनाता है। अभी रीजन में भी लिखा था ना, कॉपर +1 की बात की थी ना हमने। जी सर की थी। और स्कैंडियम के लिए क्या बताया था? स्कैंडियम क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ +3। अभी रीजनिंग, अगर रीजन में तुम ध्यान से नशे में नहीं थे तो वहां पर बात हुई थी कि स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? +3, और कॉपर सिर्फ क्या बनाता है? +2। बाकी जो एलिमेंट देखिएगा, इधर देखिएगा बेटा, बाकी जो 22 वाला एलिमेंट है, 23 वाला एलिमेंट है, 24 वाला एलिमेंट है, 5 ये मैग्नीज हो गया, फिर 26 है, 27 है, 28 है, 26 पे आयरन है। ठीक है, ये मैप कर लो दिमाग के, ठीक है ना? तो +3 बनता है। अब +2 की जहां तक बात है कि +2 कहां कहां बनता है, +1 भी याद रख लो सबसे पहले कि +1 सिर्फ और सिर्फ कहां बन रहा था, याद रहेगा? +1 सिर्फ और सिर्फ कहां बन रहा था? सिर्फ और सिर्फ कॉपर में। पूरी सीरीज में +1 सिर्फ कहां बनता है बच्चे? कॉपर में बनता है। कोई भूलेगा तो नहीं ये बात? नो सर। हाँ, और अगली बात जो बताई वो क्या बताई कि भाई अल्लाह आपका भला करे, जो स्कैंडियम है वो सिर्फ और सिर्फ +3 बनाता है। अब आ गई +2 कहां गया? तो भाई बाकी जो है ना वो सारे +2 बना सकते हैं। तो ये भी +2 बनाता है, ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं, ये भी +2 बनाता है, ये भी +2 बनाता है, ये भी +2 बनाता है। ये मैं इसलिए पूछा, एग्जामिनर पूछेगा कि भाई इसकी वेरी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखिए, समझ में आ रही है? तो उस वक्त ये काम आएगा लल्लू लाल। और जिंक भी +2 बनाता है, ठीक है, और कॉपर भी +2 बनाता है। यस और नो? यस सर। यस सर। भी बनाता है। अच्छा अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन थी यहां पर? तो थी, अगर मैं याद दिला दूं, क्या थी? 4s, क्या था भाई? 4s2 3d1 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, ऐसा ही था कुछ। 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, और 2 3d10। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे, कहां से लूज होंगे? 4s2 से। तो ये +2 भी बनाता है, यस और नो? फिर +3 भी बनाता है, +4 भी बनाता है, +4 तक ही बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसके बाद, 2 s के 2 d के। ये +3 भी बनाएगा, +4 भी बनाएगा, +5 भी बनाएगा। ये जो 24 वाला है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इधर और 1 इधर, क्या क्या बनाएगा? +3, 2, 1 नहीं बना रहा, 1 तो सिर्फ कॉपर बनाते हैं। +2 बनाएगा, +3 बनाएगा, +4 भी बनाएगा, अरे बोलो ना यार, +5 भी बनाएगा, और प्लस, ये समझ में आ रहा है कैसे बना रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना सारे।
उसके बाद मैग्नीज पर आ जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, +3 भी बनाएगा 7 इलेक्ट्रॉन है, +4 भी बनाएगा, +5 भी बनाएगा, +6 भी बनाएगा, +7 भी बनाएगा। याद करो KMnO4 में पढ़ा था तुमने, KMnO4 में मैग्नीज कितना होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ये कौन है, क्रोमियम है, ये वाला क्रोमियम याद है, Cr+6 क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जी सर। उसके बाद जब आप हाफ वे आ गए ना बेटा, हाफ वे आने के बाद ना अब आप कहें सर आगे भी सारे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द राइट, तो आपने एएस में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम राइट पे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जाता है। तो हाफ वे तक आते आते तो हम देखते हैं कि ये ट्रेंड हमें नजर आता है। ठीक है, ये ट्रेंड हमें हाफ वे तक तो दिखता है, लेकिन उसके बाद हम जनाब हाफ वे के बाद जब जाते हैं 25 के बाद जब हम आगे जाते हैं तो आयरन और आगे हमें ये ट्रेंड नहीं दिखता, बल्कि आयरन आप जानते हैं +2 और +3 बनाता है बस। इसी तरह ये भी +2 और +3 बनाते हैं। आपसे आगे नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना है कॉपर प्लस यानी आगे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैग्नीज तक नजर आएगी। अगर इससे आगे ही कोई आ जाएगी तो कॉपर के लिए आप +1 +2 लिख देंगे, जिंक के लिए सिर्फ +2, आयरन 27 या 28 के लिए आएगा तो +2 +3 लिखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता है ना साइज छोटा हो रहा होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना बिकम्स डिफिकल्ट। तो हाफ वे तक आते आते आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं, उसके आगे फिर लूजिंग मुश्किल हो जाती है। क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें बार बार कह रहा हूं सिर्फ जिंक बहुत +3 तकरीबन मैंने आपको बताया सारे बना रहे हैं, लेकिन स्कैंडियम सिर्फ +3 बना रहा है, जिंक सिर्फ +2 बना रहा है और +1 सिर्फ कौन बनाता है, कॉपर। ठीक हो गया, रहेगा ये। तो जी सर हो जी ऑक्सीडेशन स्टेट कर लिया, उसका रीजन आपको बता दिया, और फिर मैंने बताया कि जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसमें एलिमेंट्स की वैरायटी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है। कोई मसला, कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो ठीक हो। ओहो अच्छा, अब क्या सीन है मेरे बच्चे? इसमें एक और बात भी है कि जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे +2 +3 +4 तक भी समझ, +2 तक समझ, स्मॉल पॉजिटिव +2 +3 या +1 जो चार्जेस है ना, ये आयंस तो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब चार्ज पॉजिटिव में बहुत बढ़ जाएगा, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, ये इतना पॉजिटिव चार्ज है कि अगर इतना पॉजिटिव आयन फ्री होगा तो वो फ्री रह नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना पॉजिटिव है कि सराउंडिंग से किसी ना किसी नेगेटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो छोटे पॉजिटिव चार्ज हैं +1 +2 +3, दे कैन एग्जिस्ट एज आइसोलेटेड आयन। जैसे Mn आप देखें अगर +2 होगा ना तो अलग से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन जब Mn +7 हो जाता है तो आपने क्या देखा है, कभी भी अलग से नहीं दिखा, आपने देखा है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा होता है, MnO4 की फॉर्म, देखा है? जी सर। जब क्रोमियम +3 होगा तब तो अलग तुमने देखा है, लेकिन जब क्रोमियम 6 होता है तो किस फॉर्म में होता है, Cr2O7-2, इसमें होता है +6। क्या समझ रहे हो कि जब आयन पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो फिर वो आइसोलेटेड आयन की फॉर्म में नहीं रह पाता बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉजिटिव चार्ज, बल्कि वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन जो नेगेटिव होता है एयर, उससे क्या करता है, कंबाइन हो जाता है और एग्जिस्ट करता है एज कॉम्प्लेक्स आयन। बात समझ में आ रही है लॉजिकली? यस सर। हैवी पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहां भी हाईलाइट कर दूं, जो हैवी पॉजिटिव चार्ज है स्टार्टिंग फ्रॉम +4, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं जो +4 से स्टार्ट हो रहे हैं, हैवी पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दे हैव हैवी पॉजिटिव चार्ज, दे कैरी हैवी चार्ज, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री आयंस, दे ऑलवेज, अबे क्या हो रहा है, दे ऑलवेज बी फाउंड इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। जी सर। इसका रीजन भी समझ में आ गया है? जी सर। जी सर। तो अगर एग्जामिनर तुमसे इनकी आयोनिक स्टेट लिखने को कहेगा, मिसाल के तौर पे वो तुमसे कह दे कि भाई स्कैंडियम का तुम लिखो आयोनिक सिंबल, तो स्कैंडियम 3+ लिख दोगे, ठीक है ना। वो आपसे कहे 24 वाले में जो वो है क्रोमियम है, उसके जो है ना +2 की लिखो, तो +2 आप सिंपल क्रोमियम +2 लिख देंगे, +3 लिख देंगे। लेकिन अगर +6 का आयोनिक फॉर्म लिखेगा तो तुम उसको आइसोलेटेड लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर, क्रोमियम और मैग्नीज हमारे सिलेबस में है कि जनाब जब आइसोलेटेड फॉर्म में लिखने को कहेगा हैवी पॉजिटिव को, +6 को या +7 को, तो आप आइसोलेटेड नहीं लिखेंगे बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट एज आइसोलेटेड आयंस। यू हैव टू राइट देम एज MnO4- एंड Cr2O7-2, ठीक है? यस यस सर। सर। दैट्स ऑल।
आज के लिए यहीं पर छोड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा ओवर टॉपिक खत्म हो गया। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात कर ली, रीजन, सर एक मिनट बेटा, रीजन पे भी बात कर ली, और हमने ये भी देख लिया कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें कौन कितना, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर सकता है। तो अगर मैं बताऊं आपको, तो प्रॉपर्टी में हमने पहली प्रॉपर्टी मुका दी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पे जाने से पहले दरमियान में कुछ चीजें, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड और आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जी कोई सवाल आ रहा था? सर मैं पूछी थी, आपने ऑर्गेनिक पूरा करवा दी? जी बेटा। सर मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स मिस कर दिए थे, वो प्लीज सेंड कर दे। यार जब तक मैं सेंड ना करूं मुझे टाइमली रिमाइंडर भी दो। अब देखो तुम्हारे सामने भी क्लास खत्म हो रही है, तुम्हारे सामने भी फोन आया था, तो तुम्हें सर मैंने क्लास से पहले मैंने आपको मैसेज किया था वैसे। मतलब मैं बता, उससे पहले मैं बेटा, मैं जिस कुर्सी पे बैठ के क्लास ले रहा हूँ, मैं इस कुर्सी पे बैठा था 2:30 पर और मुसलसल क्लास ले रहा हूँ, तो इस वजह से, और फिर थक के आदमी उठता है, फिर दूसरे तीसरे काम में लग जाता है, भूल जाता है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो बस मुस्तकिल मिजाजी से मैं मैसेज करती रहा करो, मैं भेजता हूँ तुम्हें ऑर्गेनिक, ठीक है ओके सर, ठीक है बेटा। आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करें। तैयबा, जोया, बात समझ में तो नहीं आई होगी तुम लोगों को बिल्कुल भी। आफरीन, अबीहा, अबीहा सर आ गई। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बेटा? जी सर। तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीजें? तुम आज बिल्कुल